A very good evening to all. So today's topic is share capital, which is very important for the exam point of view. It will cover at least 5 to 6 marks in the exam. तो यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एंड आई एम श्योर कि अगर आप इस लेक्चर को कर लेते हैं तो दिस विल बी मोर देन इनफ. इससे ज़्यादा और कुछ यहाँ से पूछा नहीं जाता है. तो विदाउट एनी डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर. चलिए. सो फर्स्ट मीनिंग ऑफ कंपनी दिया हुआ है. तो मीनिंग ऑफ कंपनी इज नथिंग. यहाँ से क्वेश्चन ना तो पूछा जाता है और ना कि क्वेश्चन आएगा. ठीक है. कंपनी का मतलब क्या होता है, जब बहुत सारे लोग, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा लोग, इवन बहुत सारे लोग हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप बनाए कोई वॉलंटरी बिजनेस करने का. ठीक है. तो उसको यहाँ पे कंपनी बोला जाता है. मेन जो है आपका साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनी. कंपनी के साइलेंट फीचर्स होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं जल्दी से. फर्स्ट, एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन. कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन होता है. इसका मतलब क्या है, एक कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ. यानी कंपनी कैसे बनती है, कंपनी आती कैसे, एग्जिस्टेंस में कंपनी आती है. तो कंपनी जो एग्जिस्टेंस में आती है वो थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ. इसका मतलब ये है कि एक लॉ के अंडर कंपनी को फॉर्म किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है. तो यहाँ पे कौन सा होगा वो, कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013. कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन होगा कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से होगा. तो इसलिए बोला गया एक कंपनी कम इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ. देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट इज मस्ट. तो विदाउट द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, विदाउट द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013 यू कांट इमेजिन कंपनी. ठीक है. तो आप कंपनी इमेजिन नहीं कर सकते अगर आप उसको कंपनी एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट नहीं कराते, क्योंकि जो भी फीचर्स आगे हम जो पढ़ेंगे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है. तो आर्टिफिशियल पर्सन, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं. आर्टिफिशियल पर्सन क्यों दिया गया, क्योंकि उसके पास कुछ राइट्स हैं जो कि कंपनी एक्ट 2013 उसको देता है. इस वजह से इसको इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन बोला गया. देखिए आगे, विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. मतलब बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती. एंड बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ इट इज रिगार्डेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. तो ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से इसको आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बोला जाता है. ठीक है. सेकंड है इसका सेपरेट लीगल एंटिटी. सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है कि अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप. इसका मतलब ये है कि कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं, यानी जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी का अपना जो एग्जिस्टेंस होता है वो दोनों का अलग अलग होता है. ठीक है. मीन्स मेंबर्स एंड कंपनी बोथ आर डिफरेंट. ठीक है. एंड मेंबर्स में कोई चेंजेस होते हैं. अगर मेंबर्स में कोई चेंजेस होता है, सपोज जैसे एक कंपनी में 150 मेंबर्स हैं, 150 मेंबर्स हैं एंड 50 मेंबर्स जो हैं वो अपनी जो मेंबरशिप है उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं या किसी वजह से, ठीक है, उसको छोड़ देते हैं या किसी अपने शेयर्स को सेल करके किसी दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं. तो मेंबरशिप में कुछ मेंबर्स हैं जो इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, जो ल्यूनेटिक पागल हो जाते हैं या कुछ किसी की मृत्यु हो जाती है. तो इन सब चीज़ों से कंपनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता. कंपनी की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है, अपनी डिफरेंट एंटिटी होती है और कंपनी जो है बिल्कुल कंटिन्यू करती रहेगी. इनका इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. तो सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या होता है, कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन इट्स मेंबरशिप. सो देयरफॉर बीइंग अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी a company can contract, sue and be sued in its incorporated name and capacity. ठीक है. कंपनी को खुद केस किया जा सकता है, कंपनी केस कर सकती है, कंपनी के किसी मेंबर पे केस नहीं किया जा सकता. ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी. नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है जी, कंपनी हैज एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स. कंपनी का जो अपना एग्जिस्टेंस होता है वो कंपनी के मेंबर्स से इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है. कंपनी के मेंबर्स रहें या ना रहें, कंपनी परपेचुअल समय तक चलती रहेगी. इसका मतलब यही है कि कंपनी के मेंबर्स रहें या ना रहें, कंपनी अनंत समय तक चलती रहेगी, परपेचुअल टाइम तक चलती रहेगी. कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है. ठीक है. कॉमन सील मतलब कंपनी नेचुरल पर्सन तो नहीं है. जैसे नेचुरल पर्सन का अपना एक नेम होता है किसी, ठीक है, अपना सिग्नेचर होता है. कॉमन कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है और उसको जो कुछ राइट्स दिए जाते हैं उसकी कंपनी सील के थ्रू दिए जाते हैं. कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है. लिमिटेड लायबिलिटी
लिमिटेड लाइबिलिटी इन द सेंस, अब सपोज एक कंपनी और उसमें 10 मेंबर हैं, ठीक है, और 10 मेंबर्स जो है जितना पैसा कंपनी में जितने के शेयर्स वो खरीदेंगे उतने तक ही उनकी लिमिट होगी। पर्सनल लाइबिलिटी उस केस में कुछ भी नहीं होती है, तो कंपनी की लिमिटेड लाइबिलिटी यहाँ पे होगी। इट मीन्स द लाइबिलिटी ऑफ एवरी शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट he has agreed to pay to the amount on the shares allotted to him. Is it clear to you कि जितना कंपनी के मेंबर्स को शेयर्स अलॉट किए गए हैं उतना ही अमाउंट उनका उतने ही अमाउंट तक उनकी लाइबिलिटी होगी। इसका मतलब ये है कि कोई भी लाइबिलिटी उनकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी। डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे आपने एक पढ़ा होगा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, डिस्टिंक्शन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ से कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है। सो कम टू द सेकंड स्लाइड। सो नाउ टाइप्स ऑफ कंपनीज, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज दिया हुआ है। तो फर्स्ट हम देखेंगे गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन दी हुई है वो 2 सबसेक्शन क्लॉज 45 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 की बात कर रहे हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 45 में गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। और गवर्नमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जिसमें गवर्नमेंट की ऑनरशिप, ठीक है, मोर देन 50% हो, ठीक है। और गवर्नमेंट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इनकी हो सकती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मिला के अगर ऑनरशिप इन तीनों केसेस में मोर देन 50% है तो उसको गवर्नमेंट कंपनी बोला जाएगा, ठीक है। या अकेले इंडिविजुअल सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में हो सकती है 50%, इंडिविजुअल स्टेट गवर्नमेंट, या दोनों के मिला के भी 50% से ज़्यादा अगर होल्डिंग आती है तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे। सेक्शन इसका पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 45, ठीक है। उसके बाद फॉरेन कंपनी पे आते हैं। फॉरेन कंपनी का जो सेक्शन है 2 और क्लॉज नंबर 42, ठीक है। फॉरेन कंपनी कौन सी कंपनी होती है, फॉरेन कंपनी का देखिए बहुत आसान तरीका है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होंगी जो या तो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, ठीक है, आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो, या जिनका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, जिनका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ठीक है, और या किसी एजेंट के थ्रू यहाँ पे इंडिया में वो बिजनेस करते हैं, ठीक है, और कंडक्ट एनी एक्टिविटी in India through any other manner, ठीक है। सो सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 42 फॉरेन कंपनी की बात करता है। फॉरेन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कोई कंपनी जो आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हुई हो और जिसका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में हो, ठीक है, या फिर वो कोई ऐसी एक्टिविटी इंडिया में करते हैं जो किसी एजेंट के थ्रू या किसी और माध्यम से इंडिया में किया जा रहा है। बट रिमेंबर यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन जो है आउटसाइड इंडिया होना जरूरी है। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की जो डेफिनेशन है 2 और क्लॉज नंबर 68 में दी गई है, ठीक है। सो प्राइवेट कंपनी है क्या, प्राइवेट कंपनी देखिए यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के कुछ फीचर्स होते हैं, तो मैं एक स्लाइड ले लेता हूँ, उससे ज़्यादा इजी रहेगा आपको समझाना। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, इसके फीचर्स यहाँ पे क्या है। तो फर्स्ट फीचर जो आता है प्राइवेट कंपनी का, प्राइवेट कंपनी कहता है वो रेस्ट्रिक्ट करता है, प्राइवेट कंपनी रेस्ट्रिक्ट करता है, रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स
टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। ठीक है, मतलब शेयर्स आर नॉट इजीली ट्रांसफरेबल, ठीक है, इन प्राइवेट कंपनी। ठीक है, नंबर 2, यहाँ पे मेंबर्स की अगर बात करें, मेंबर्स, तो मिनिमम मेंबर्स जो होंगे वो 2 होंगे और मैक्सिमम जो होंगे वो आपके 200 होंगे। ठीक है, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पे ये बोल रहे हैं मेंबरशिप के लिए कि अगर कोई पर्सन ऐसा है जो जॉइंटली, अगर कोई पर्सन जॉइंटली शेयर्स को होल्ड करता है तो उस केस में उसको सिंगल मेंबर ही काउंट किया जाएगा, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अ पर्सन हु jointly hold any share, ठीक है, काउंटेड एज 1। अगर कोई पर्सन जॉइंटली कोई शेयर्स होल्ड करता है तो उसको एज 1 का उसको एक मेंबर की तरह काउंट किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर 3, प्राइवेट कंपनी prohibits any invitation to the public to subscribe for any security of the company। Clear? Prohibits any invitation to the public to subscribe for any security of the company। It means प्राइवेट कंपनी जो होती हैं वो पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट, शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स लिस्टेड नहीं होते किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, इज इट क्लियर? सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। अच्छा, एक और बात यहाँ पे याद रखने के लिए है कि अब कोई नो मिनिमम कैपिटल, नो मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपिटल। ठीक है, अब कंपनी 2013 जब से आया है वहाँ पे कंपनी एक्ट में कोई भी मिनिमम और मैक्सिमम कैपिटल नहीं बताई गई है, याद रखिएगा। ठीक है, अब सिर्फ लिख दिया गया कि प्रेस्क्राइब्ड, तो मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी कैपिटल यहाँ पे नहीं है। चलिए, तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंपनी 2 क्लॉज नंबर 68। याद रखिएगा, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। 4 यहाँ पे हमने इसके फीचर्स पढ़े। पहला था कि रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर्स। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड था हमारा कि प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी एंड शेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज, और शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट ट्रांसफरेबल। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की अगर बात करें, पब्लिक कंपनी, वेयर इज पब्लिक कंपनी? ओके, पहले ओपीसी दिया हुआ है 1% कंपनी, तो 1% कंपनी को देख लेते हैं। क्लॉज नंबर है 62, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 62। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एक ऐसी कंपनी जो केवल सिंगल पर्सन बनाए उसको ओपीसी बोला जाता है, 1% कंपनी बोला जाता है। नया कॉन्सेप्ट है 2013 में, इससे पहले 1% कंपनी या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, इसके बाद स्मॉल कंपनी,
स्मॉल कंपनी टू क्लॉज नंबर 85 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्मॉल कंपनी में यहाँ पे कुछ लिमिट्स दी हुई हैं। फर्स्ट लिमिट ये है कि यहाँ पे जब पेड अप शेयर कैपिटल होगा, पेड अप कैपिटल जो होगा, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी। पेड अप कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लैक्स, ठीक है, डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी। और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है, 50 लाख रुपी और एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, बट नॉट मोर देन 5 करोड़, ठीक है। सो स्मॉल कंपनी किसी भी केस में 5 करोड़ से ज़्यादा उसकी पेड अप कैपिटल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे बोला है कि पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रेस्क्राइब्ड बट नॉट मोर देन 5 करोड़। कुछ एक्स्ट्रा कभी किसी केसेस में जा सकता है 50 लाख से ऊपर, लेकिन किसी भी केसेस में 5 करोड़ से ऊपर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये पेड अप कैपिटल हो गया। और यहीं पे अगर हम इसकी प्रॉफिट की और बात करें, प्रॉफिट और है, ठीक है, एक मिनट, प्रॉफिट नहीं, यहाँ पे टर्नओवर, टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 करोड़, लेकिन कितने तक मैक्सिमम जा सकता है, 20 करोड़ तक, ठीक है। तो स्मॉल कंपनी का भी अगर मैं एक स्लाइड और बना दूं यहाँ पे, स्मॉल कंपनी 285, ठीक है, स्मॉल कंपनी 285। सो पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल जो होगा आपका 5 lakhs to 5 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर जो होगा वो 2 करोड़ से 20 करोड़, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम इतना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी वो कंपनी होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में। अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होती है, अनलिस्टेड कंपनी, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी को जो है किसी, अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है, लेकिन ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी में है जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं, उनको अनलिस्टेड कंपनी बोला जाएगा। इसके बाद अनलिमिटेड कंपनी, कुछ कंपनी ऐसी होती हैं जिस केस में उनकी लायबिलिटी सिर्फ शेयर्स की वैल्यू तक लिमिट नहीं होती, उसके आगे भी उनकी जो लायबिलिटी बनती है। तो अगर हम इसकी बात करें सेक्शन 2 सब क्लॉज नंबर 292 में ये डिफाइन किया गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी, और यहाँ पे जो मेंबर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी की लायबिलिटी होगी वो शेयर्स तक ही होगी, इसके बाद कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनेगी, मतलब कोई भी मेंबर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी। होल्डिंग कंपनी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन याद रखेंगे 2 और क्लॉज नंबर 46, ठीक है। होल्डिंग कंपनी, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी अपनी कोई सब्सिडरी कंपनी हो, हैविंग अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। होल्डिंग कंपनी हैविंग अ सब्सिडरी कंपनी कॉल्ड होल्डिंग कंपनी एज पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 46। सब्सिडरी कंपनी की अगर यहाँ बात करें तो 2 क्लॉज नंबर 87 है, ठीक है। सो सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है, इसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, 1 मिनट रुकिए। टू क्लॉज नंबर 87 जो कि है सब्सिडरी कंपनी,
सब्सिडरी कंपनी। इसमें देखिए होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल द कंपोजिशन of the board of directors, or exercise or control more than half of the total share capital। ठीक है। सो ऐसी कोई भी कंपनी जो होल्डिंग कंपनी कंट्रोल करती हो कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक्सरसाइजेस और कंट्रोल मोर देन हाफ ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। ठीक है, ऐसी कंपनियां सब्सिडरी कंपनियां बोली जाएंगी। ठीक है। सो दीज आर द बेसिक टाइप्स ऑफ कंपनीज। इसके अलावा कुछ कंपनीज और भी होती हैं, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी। ठीक है।